हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहली वीडियो अपलोड करने के बाद ये मेरा एमसीक्यूज़ की दूसरी वीडियो है मेरे चैनल पे। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो के बीच में लंबी गैपिंग हो गई है कुछ वजह से। तो आइए इस सेकंड वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का सेकंड वीडियो में पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी स्वामी के द्वारा जब कोई व्यापार किया जाता है और उसके द्वारा जो धन या जो पैसा उसके व्यापार में इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों, उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, उसको हम पूंजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों चारों जो ऑप्शन हमारे दिए होते हैं उसमें आप कुछ देर के लिए ये सोच लो कि नहीं को हटा दो बीच से। आप उसमें ये देखो कि चार ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हमको सही लग रहे हैं या वाकई में सही हैं। तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को हम आगम कहते हैं। सही है कि किसी भी चीज़ को हम बेचेंगे तो उससे हमको पैसे तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ये भी ठीक है। अभी ऊपर पहले ही क्वेश्चन में इसकी हम बात कर चुके हैं। एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व बराबर पूंजी। तो ए और बी तो हमारे ऐसे ही करेक्ट हैं और डी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी ऑप्शन में थोड़ा बहुत सस्पेंस हमको लग रहा है क्योंकि डी ऑप्शन हमको बोल रहा है कि व्यापार द्विपक्षीय अवधारणा हमको ये बताती है कि व्यापार की संपत्ति उसके कुल दायित्वों के योग के बराबर होती है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। साथियों, इसको अभिलेखन नहीं कहा जाता है, इसको पोस्टिंग कहा जाता है, खतियाना इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं को आप हटा करके आप खाली सही इसमें ढूंढोगे ना तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अधिकतर लोग अपना ऑप्शन सही चूज करके इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को कहा जाता है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा पूछने का तरीका और आंसर पूछने जो आंसर दिया है इसमें वो चेंज हो गया है, लेकिन बात एकदम सेम है। तो एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को हम पोस्टिंग कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा कि पोस्टिंग क्या होती है। पोस्टिंग देखिए साथियों, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि रोजनामचे से जो एंट्री हम हस्तांतरण करते हैं खाता बही में, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी रोजनामचे से अपनी प्रविष्टि को यानी जनरल से अपनी एंट्री को लेजर में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इस प्रोसेस को भी दोस्तों हम पोस्टिंग ही के नाम से जानते हैं या आप हिंदी में इसको खतौनी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पुस्तपालन का अर्थ ये होता है कि प्रारंभिक व्यापार में जो भी प्रारंभिक पुस्तकों में हमारा लेखा होता है वो पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। पुस्तपालन के अंतर्गत हमारा प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना आता है, जैसे हमारी रोजनामचा आ जाएगा और खाता बही आ जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये कभी आ जाए कि प्रथम प्रविष्टि करने की पुस्तक क्या होती है व्यापार में, तो वो हमारी रोजनामचा हो गई, जनरल हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कौन सी होती है दोस्तों, तो अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक हमारी लेजर होती है, यानी कि खाता बही हमारी होती है। ठीक है। खाता बही होती है, इसको हम खाता बही बोलते हैं। और जनरल से जो भी एंट्री हमारी लेजर में ट्रांसफ़र होती है उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। खतौनी कहते हैं। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर ये पूछ दिया जाए कि व्यापार की या व्यवसाय की प्रधान पुस्तक कौन सी होती है, तो लेजर ही हमारी प्रधान पुस्तक होती है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि व्यापारी अपने 5,000 के माल को 3,000 में किसी क्रेता को देता है, ये क्या कहलाता है। यह किस प्रकार की छूट कहलाती है। साथियों, जब भी कोई माल किसी विक्रेता के द्वारा क्रेता को बेचा जाता है और वो डिस्काउंट करके उस माल को बेचता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये समझ में आ रहा है कि 5,000 के माल को 2,000 रुपये कम करके 3,000 का बेच रहा है, तो ये उसको माल के संबंध में कटौती दे रहा है। ठीक है। ये एक प्रकार की व्यापारिक कटौती के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि वो उससे पैसे प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यापारिक कटौती। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नीति, कौन सी नीति अपनाई जाती है।
तो आप भी ये आप सोच सकते हो कि जब भी हम बिज़नेस करेंगे तो हम अपने वहाँ कस्टमर की संख्या तभी बढ़ा पाएंगे जब हम किसी वस्तु अच्छी हो और उसको सस्ते में बेचें, तब हमारे कस्टमर की संख्या हमारे वहाँ बढ़ेगी। और इस तरीके से हम अपने संख्या को बढ़ा करके अपनी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। वो फार्मूला है कि कम प्राइस पे ज़्यादा सेलिंग, कम प्रॉफिट ज़्यादा सेलिंग, तो वही पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, व्यापारिक छूट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ये कह दे रहा है कि किसी क्रेता से पैसे हमको 10,000 रुपये प्राप्त करने हैं, लेकिन मैंने उसको इस शर्त एक दे दी कि अगर तुम पैसा मुझे 10 दिन के अंदर दे देते हो तो 2% की मैं तुमको छूट दे दूंगा, तो इस ऐसी छूट को हम नगद छूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नगद छूट के नाम से, जहाँ पेमेंट की बात आएगी वहाँ नगद छूट के नाम से जानेंगे। इसमें तीसरी चीज़ ये आती है कि व्यापारिक छूट का लेखा आपकी अकाउंटेंसी में कहीं भी नहीं होता है, केवल और केवल नगद छूट का ही लेखा किया जाता है। व्यापारिक छूट को एक्चुअली हम इनवॉइस से ही माइनस कर देते हैं वहीं पे, ठीक है, माल को डिलीवरी देते ही समय। और नगद छूट का लेखा हमको अकाउंटेंसी में करना पड़ता है कि किस पार्टी से कितना पैसा लिया गया और एक्चुअली में उनसे कितनी प्राप्ति हुई। ठीक है, इसलिए नगद छूट का लेखा हमको किया जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है। जिम्मा लेना का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो कि जिम्मेदारी लेना होता है अपने व्यवसाय के प्रति या अपने काम के प्रति। तो जो भी व्यक्ति व्यवसाय को चलाता है, व्यापार को शुरू करता है, चलाता है, और आने वाले दिनों में जो भी लाभ और हानि होती है उसके द्वारा ही सहन की जाती है, तो वो व्यापार का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो स्वामित्व कहलाता है, मालिक कहलाता है, ऑनर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लेखांकन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। तो लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, कि लेन देन का वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और उसके बाद इसका अभिलेखन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूंजी खाता होता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पूंजी खाता किस प्रकार का खाता होता है। तो ये आपको पर्सनल अकाउंट का रूल मालूम होना चाहिए दोस्तों, कि ऐसे सभी खाते जो कि पर्सनल व्यक्ति से या किसी एक संस्था से जुड़े होते हैं, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत लेकर के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है। समीकरण सही रखने के लिए इससे पहले आपको अकाउंटेंसी की जो द्विपक्षीय अवधारणा है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। द्विपक्षीय अवधारणा हमको ये बतलाती है कि व्यापार की सभी संपत्तियां सभी दायित्वों के योग के बराबर होती हैं। हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट में अगर हमारा लायबिलिटी और असेट्स का अमाउंट मैच नहीं किया तो ये प्रूव हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई एंट्री छूटी है, या तो घटाने में या जोड़ने में या समायोजना से रिलेटेड कोई हमको त्रुटि हुई है। ठीक है, अगर वो अमाउंट बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा फाइनल अकाउंट सही है। तो द्विपक्षीय अवधारणा हमको ये बतलाती है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि आहरण खाता किस प्रकार का होता है। पहले हम आहरण को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में आहरण या ड्राइंग होता क्या है। दोस्तों आहरण या ड्राइंग वो होता है जब कोई भी व्यवसायी या व्यापारी अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से पैसे निकालता है या माल निकालता है, तो उसको हम माल आहरण करना कहते हैं। ठीक है, और आहरण करना भी कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है ये किसी पर्सन से या किसी एक व्यक्ति से जा कर के जुड़ रहा है, किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये भी जो है एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि उपार्जित आय किस प्रकार का खाता होता है। तो खाते को समझने से पहले थोड़ा बहुत हम उपार्जित आय के बारे में समझ लेते हैं। उपार्जित आय ये एक प्रकार की दोस्तों ऐसी आय होती है जो कमा तो ली गई होती है, बट हमको वो अभी रिसीव नहीं हुई, मिली नहीं है। और आप लोग सभी जानते हो कि कैश हमारी एक संपत्ति होती है और संपत्ति को हम एसेट में दिखाते हैं। तो हमको ये भी प्राप्त नहीं हुई, अभी हमारा पैसा कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका लेखा करते समय ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो भी संबंधित मद होगी उसमें इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट में एक्रूड इनकम करके इसको हम दिखाएंगे। तो उपार्जित आय किस प्रकार का खाता है, ये भी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखना कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में ये दे रखा है कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता,
तो अगर क्वेश्चन के पूछने के हिसाब से वो व्यक्तिगत खाता आ रहा है यानी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति का कर रहा है, तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता ही सही होगा, हम व्यक्तिगत खाते को सही नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता नहीं है तो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत खाता ऑप्शन में तो रहेगा ही, तो उसको हम सही मानेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों आपको सब मालूम होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत का प्रतिपादन लुकास पेसियोली ने किया था। इटली के वेनिस शहर में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया था, जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, 1494 में। और 1543 में कैसिल ने इनकी पुस्तक को इंग्लिश में अनुवाद किया था, और 1795 में एडवर्ड जोन्स ने प्योरली इंग्लिश में इस दुनिया में अपनी बुक कीपिंग की एक बुक लेकर के आए थे। ठीक है, तो लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। यह आधुनिक लेखांकन प्रणाली इसी पे आधारित है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दूरदर्शिता सिद्धांत की जब जहां बात आ जाए तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि आप लाभ को भूल जाइए और आने वाले दिनों में जो भी हानि हो रही है प्रेजेंट टाइम में उसकी व्यवस्था कर लीजिए। ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन ABCD देखने के बाद हम ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली ये गलत टाइपिंग की वजह से ये इसको हम ध्यान न दें तो बेटर है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि लेखांकन चक्र होता है। दोस्तों तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेखांकन चक्र हमारा 12 महीने का होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी हमारे वित्तीय लेन देन हुए हैं हम उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं और ये मालूम करते हैं कि एक साल में हमने क्या गंवाया और क्या पाया। ठीक है, तो 12 महीने का जो हमारा होता है वो लेखांकन चक्र होता है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। असेसमेंट ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च और कैलेंडर वर्ष हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक पेशे के अंतर्गत ले आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा राइट होगा कि पेशेवर अंकेक्षक के अंतर्गत आते हैं। यही क्वेश्चन में अगर ये रहता है कि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सरकारी यानी कि CAG के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं सरकारी अंकेक्षण का ऑप्शन मिलता, वही ऑप्शन सही होता, और अगर नहीं होता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सही करेंगे। बट अगर CAG के द्वारा किसी गवर्नमेंट कंपनी में अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है, ऑडिटर नियुक्त किया जाता है, तो उसको हम सरकारी अंकेक्षण गवर्नमेंट ऑडिटर के नाम से जानेंगे। बट नॉर्मली अगर क्वेश्चन हमको पूछा जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो पेशेवर अंकेक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो थोड़ा बहुत चालू संपत्ति के बारे में जान लेते हैं कि ये संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं कि जिनकी अवधि 1 साल या उससे कम होती है, यानी 1 साल में ही इनको खरीदा और बेचा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, या कुछ भी ऐसा होगा इनका मैटर वो 1 साल के अंतर्गत ही होगा। तो भवन और गुडविल फर्नीचर यानी बिल्डिंग गुडविल फर्नीचर ये हमारे 1 साल या उससे ज़्यादा रहने वाली एसेट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में दिया है कि पूर्वदत्त व्यय यानी कि ये हमारी एक चालू संपत्ति के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी चालू संपत्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ख्याति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ख्याति हमारे एक अमूर्त संपत्ति है, इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसको भी फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भविष्य के लाभों की आशा न करें, पहले हानियों को अपलिखित कीजिए। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रथा है कि जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में आप भविष्य में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नुकसान होने वाला है, लाभ को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में या भविष्य में मुझे उम्मीद है कि मेरे बिजनेस में इतना लॉस होगा, तो पहले से ही उसका आयोजन या प्रोविज़न कर लेना। ये हमारा रूढ़िवादिता की प्रथा के अनुसार हमको ये बतलाता है कि आप लाभ को अपलिखित कीजिए या मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भविष्य में हमारी हानि होने वाली है तो उसको ज़रूर अपलिखित कीजिए। तो रूढ़िवादिता के आधार पर इस बात को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन की स्वरूप को अपनाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, उपयुक्त में से सभी। साथियों कोई भी व्यापारी हो अपने यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन को वो अपनाता है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन की सहायक शाखा हमारी आती है लागत लेखांकन और
ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्रबंधकीय लेखांकन, यानी वित्तीय लेखांकन का काम खत्म हो जाता है तो हम प्रबंधकीय लेखांकन का काम शुरू होता है। तो एक व्यापारी द्वारा जो अपने लेखांकन के स्वरूप को अपनाया जाता है वो है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं साथियों। नॉर्मल क्वेश्चन है। खाते हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। तो हमारा उसमें पहला आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा आता है रियल, तीसरा हमारा आता है नॉमिनल। इन तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल हमको क्या कहता है। तो पर्सनल अकाउंट हमको ये कहता है सीधे सीधे कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये खाता सीधे किसी पर्सन से जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति का, किसी एक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। रियल अकाउंट हमको बोलता है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी संपत्तियों को हम खरीदेंगे, बहुत सारी वस्तुओं को हम खरीदेंगे, और जब हम उसको खरीदेंगे तो ये भी जाहिर है कि जब हम उसको खरीदेंगे तो उसका हम कैश में या उधार जैसे भी, लेकिन हम कैश में उसका नगद पेमेंट ज़रूर करेंगे। तो कैश भी हमारी एक संपत्ति होती है। तो इसका मतलब ये होता है रियल में कि जो भी संपत्तियां हमारे व्यापार में आती हैं उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी संपत्तियां हमारे व्यापार से जाती हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट हमारा ये बतलाता है कि जब व्यापार हम कर रहे हैं तो जाहिर है कि व्यापार में खर्चे भी होंगे और नुकसान भी होंगे, व्यय भी होंगे और हानि भी होंगी, और लाभ भी होंगी और आय भी होगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी लॉसेज हैं उसको हम डेबिट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम है, जो भी लाभ है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और चैनल को थोड़ा मेरे सपोर्ट कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बना करके आपको शेयर करता रहूँगा, और खुद से मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस को क्रिएट करूँ जिस टाइप के क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीडी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।